वेलकम टू नीट बुक्स एलएम। आज हम बॉटनी में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का थर्ड लेक्चर है। इसमें आपको शॉर्ट में रिवीजन करवाया जाता है। लास्ट के 2 लेक्चर चैनल पे अपलोड है, अगर नहीं देखे तो देख सकते हो। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट देन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम टारगेट करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स को। हर एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट, हर एक एनसीईआरटी की लाइन को डीप डाइव करके समझेंगे, बिल्कुल नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एकदम सॉलिड रिवीजन होने वाला है, सो कीप योर फोकस शार्प। आज की इस एक्सप्लेनर का रोड मैप एकदम क्लियर है। पहले हम प्रोकैरियोटिक बेसिक्स एंड शेप्स देखेंगे, फिर दी एनवेलोप यानी सेल वॉल और मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे। उसके बाद अंदर जाकर न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड डीएनए का डाइसेक्शन होगा। 4th नंबर पर मीजोसोम्स एंड क्रोमैटोफोर्स और फाइनली मोटिलिटी, सर्फेस स्ट्रक्चर्स और राइबोसोम्स को कवर करेंगे। हर सेक्शन के एंड में आपकी मेमोरी चेक करने के लिए एक क्विक क्विज भी आएगा, तो ध्यान से सुनना। चलो फर्स्ट सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक बेसिक्स एंड सेल शेप्स। प्रिमिटिव सेल्स और उनके फॉर्म्स को एकदम डिटेल में समझते हैं। प्रोकैरियोट्स एवोल्यूशन के टर्म्स में बहुत प्रिमिटिव होते हैं। इनका मेन फीचर क्या है? इनका डीएनए कंप्लीटली नेकेड होता है, कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं। अगर हम इनकी साइज और डिवीजन स्पीड को यूकैरियोटिक सेल्स के साथ कंपेयर करें तो ये समझो कि प्रोकैरियोट्स एक फास्ट स्लीक स्पोर्ट्स कार हैं और यूकैरियोट्स एक बड़ा हैवी लोडेड ट्रक। प्रोकैरियोट्स साइज में बहुत छोटे होते हैं, जनरली 1 से 2 माइक्रोमीटर के बीच, और इनका छोटा साइज इनको फायदा देता है रैपिड डिवीजन में। जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया को ही ले लो, ये सिर्फ 20 मिनट में डिवाइड कर जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूकैरियोटिक ह्यूमन चीक सेल को डिवाइड होने में पूरा 24 आवर्स यानी एक पूरा दिन लग जाता है। एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट याद रखना, सबसे स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट माइकोप्लाज्मा है और लार्जेस्ट नोन प्रोकैरियोट का नाम है थियोमार्गेरेटा मैग्निफिका। अब इन 4 कॉमन शेप्स पर फोकस करते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। इन्हें याद रखने की एक बहुत सिंपल मेमोराइजेशन ट्रिक बता रही हूं। फर्स्ट, कोकस, सी फॉर कोकस और सी फॉर सर्कल, तो ये बिल्कुल राउंड होते हैं। सेकंड है बेसिलस, बी फॉर बेसिलस और बी फॉर बैट यानी बेसबॉल बैट जैसा रॉड शेप्ड। थर्ड, विब्रियो, विब्रियो स्टार्ट होता है वी से, तो याद रखो वेरी कर्वी, एग्जैक्टली एक कॉमा मार्क की तरह। और फोर्थ, स्पाइरलम, नाम से ही क्लियर है, एक ट्विस्टेड स्प्रिंग की तरह। एक स्पेशल हाईलाइट बेसिलस के लिए। बेसिलस एक सुपर सर्वाइवल ट्रिक दिखाता है। अनफेवरेबल कंडीशंस में ये एंडोस्पोर बनाता है जिसके अंदर कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड होता है। ये एसिड इसको एक्सट्रीम हीट और केमिकल से हाईली रेजिस्टेंट बनाता है, एकदम बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह। फटाफट इस सेक्शन को समराइज कर लेते हैं। पॉइंट 1, इनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं और इनका डीएनए नेकेड है। पॉइंट 2, साइज छोटा है पर डिवीजन रेट बहुत फास्ट है। पॉइंट 3, 4 बेसिक शेप्स हैं, कॉकस, बैसिलस, विब्रियो और स्पिरिलम, और फाइनली माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट है और थियोमार्गेरिटा मैग्निफिका लार्जेस्ट है। अब टाइम है एक छोटे से टेस्ट का। आपके लिए पहला क्विक क्विज, ध्यान से सुनो। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियोलस, 3 न्यूक्लियोइड या 4 सेंट्रोजोम। थोड़ा सोचो। अगर आपका आंसर ऑप्शन 3 न्यूक्लियोइड है तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 में एंट्री लेते हैं दी एनवेलोप। इसमें हम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन यानी सेल की बाहरी प्रोटेक्शंस का पूरा डाइसेक्शन करेंगे। सेल को बाहर से प्रोटेक्ट करने के लिए सेल वॉल एक टफ शील्ड की तरह होती है। अगर हम ट्रू बैक्टीरिया यानी यू बैक्टीरिया की बात करें तो इनकी रिजिड सेल वॉल म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकैन से बनी होती है। वहीं आर्चे बैक्टीरिया की वॉल स्यूडोम्यूरिन की होती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा एक्सेप्शन है और वो है माइकोप्लाज्मा। इसमें सेल वॉल कंप्लीटली एब्सेंट होती है क्योंकि इसके पास कोई फिक्स्ड फ्रेमवर्क नहीं है। ये एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना शेप लगातार बदलता रहता है, बिल्कुल एक शेप शिफ्टर की तरह। इसलिए बॉटनी में इसे प्यार से जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बुलाया जाता है। इसके प्लियोमॉर्फिक नेचर को हमेशा याद रखना। वॉल के जस्ट अंदर मिलती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है और इसकी ट्रिक समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन सेल के अंदर की तरफ फोल्ड होती है यानी इनवर्ट फोल्ड, तो ये 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाती है, मेसोसोम्स और क्रोमैटोफोर्स। लेकिन अगर यही मेम्ब्रेन बाहर की तरफ एक्सटेंड हो जाए, आउटवर्ड फोल्ड हो, तो ये फ्लैजिला फॉर्म करती है जो बैक्टीरिया को तैरने में मदद करता है। बस इनवर्ड और आउटवर्ड का ही तो गेम है। एक क्विक रिकैप करते हैं सेक्शन 2 का। फर्स्ट, सेल वॉल रिजिड होती है जो सेल को एग्जैक्ट शेप और प्रोटेक्शन देती है। सेकंड, ट्रू बैक्टीरिया में ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनती है। थर्ड, माइकोप्लाज्मा में वॉल नहीं होती इसलिए उसे प्लियोमॉर्फिक या जोकर कहते हैं। और फोर्थ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूनिवर्सली फ्लेक्सिबल होती है और चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट, मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर हर जगह परफेक्टली सेम होता है। नीट क्रिटिकल पॉइंट पे बेस्ड दूसरा क्विक क्विज बचो।
क्वेश्चन ध्यान से सुनो। Which of the following is present in both prokaryotes and eukaryotes? क्या वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन? कम ऑन, बहुत सिंपल है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाकी तीनों तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं जो प्रोकैरियोट्स में कभी होते ही नहीं। बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ। न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड डीएनए, ये बैक्टीरिया के द कंट्रोल सेंटर और द बूस्टर पैक हैं। अब हम मेम्ब्रेन क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में घुस चुके हैं। यहाँ का मेन बॉस है न्यूक्लियोइड, जिसे हम जीनोफोर भी कहते हैं। इसको आप एक बड़ी आईटी कंपनी के ओपन प्लान ऑफिस की तरह इमेजिन करो, जहां मैनेजर्स के लिए कोई कैबिन्स या दीवारें नहीं है। मतलब इनका डीएनए बिल्कुल नेकेड है, उसके चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इनका मेन जेनेटिक मटेरियल एक सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। अब डीएनए पर फॉस्फेट ग्रुप्स की वजह से हैवी नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस नेगेटिव वायर को एक जगह कॉम्पैक्ट करके रखने के लिए बैक्टीरिया पॉजिटिवली चार्ज बेसिक पॉलीएमाइन प्रोटीन्स का यूज करते हैं। एक सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो बच्चों, इनके पास यूकैरियोट्स की तरह हिस्टोन प्रोटीन्स बिल्कुल नहीं होते, पॉलीएमाइन्स ही इनका पूरा सहारा है। मेन डीएनए के अलावा इनके पास एक और छोटा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड को ना आप किसी वीडियो गेम के बूस्टर पैक की तरह समझो। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, यानी मेन न्यूक्लियोइड का पार्ट नहीं है। सबसे स्पेशल बात, ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है। इसे कॉपी बनाने के लिए मेन डीएनए की परमिशन नहीं चाहिए होती। ये बैक्टीरिया को कुछ स्पेशल सुपर पावर्स देता है, यानी यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अगर कोई दवाई बैक्टीरिया को मारने आती है तो प्लाज्मिड उस दवाई को सेल मेम्ब्रेन पर ही ब्लॉक करवा देता है। हम बायोटेक्नोलॉजी में भी इसका बहुत इंटेंसली यूज करते हैं। आपको लेक्चर का वो डायग्राम याद होगा, हम प्लाज्मिड का ही यूज करके ह्यूमन इंसुलिन जीन को बैक्टीरिया में डालते हैं और मास लेवल पर इंसुलिन प्रोटीन बनाते हैं। Let's summarize the control center. Nucleoid Inca main wall-less DNA जिसे polyamines stabilize करते हैं histones ने, और plasmidic छोटा extra chromosomal circular DNA है जो independent replication करता है और बैक्टीरिया को super tough situations में survive करने की extra superpowers जिसे antibiotic resistance provide करता है। टाइम फॉर क्विक क्विज 3। एक सिंपल ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है, प्लाज्मिड रेप्लिकेशन डिपेंड्स स्ट्रिक्टली ऑन द मेन न्यूक्लियोइड डीएनए। सोचो, अगर मेन डीएनए रेप्लिकेट करेगा तभी प्लाज्मिड करेगा। द आंसर इज फॉल्स। प्लाज्मिड कंप्लीटली ऑटोनॉमस है और अपना इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन खुद संभालता है। Moving on to section 4, mesosomes and chromatophores, membranous infoldings और उनके बहुत ही crucial life-saving roles। सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो इनफोल्डिंग्स होती हैं उनको मीजोसोम्स कहते हैं। मीजोसोम्स को आप एक मेगा अमेज़न वेयरहाउस की बड़ी बड़ी शेल्व्स की तरह समझो। जैसे शेल्व्स छोटी सी जगह में स्टोरेज का सरफेस एरिया कई गुना बढ़ा देती हैं, वैसे ही मीजोसोम्स सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस के लिए सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करते हैं। इनके 3 फॉर्म्स होते हैं, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लेमेले। इनके 4 मेजर फंक्शंस हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। पहला, डीएनए रेप्लिकेशन करके उसे 2 डॉटर सेल्स में परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करना। दूसरा, सेल के बाहर मटेरियल्स का सीक्रीशन करना। तीसरा, नई सेल वॉल की फॉर्मेशन में मदद करना। और चौथा और सबसे जरूरी, एटीपी प्रोडक्शन यानी रेस्पिरेशन करना। क्योंकि प्रोकैरियोट्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया तो होते नहीं, तो ये मीजोसोम्स ही वो एंजाइमेटिक फैक्ट्री हैं जो उनके लिए सारी एनर्जी बनाती हैं। अब आते हैं एक दूसरे मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन पर, जिसे क्रोमैटोफोर्स कहते हैं। क्रोमा का मतलब ही होता है कलर। अगर मेम्ब्रेनस ट्यूबुलर एक्सटेंशंस के अंदर स्पेसिफिक कलर्ड पिगमेंट्स जमा हो जाएं तो वो क्रोमैटोफोर्स बन जाते हैं। इनको आप बैक्टीरियल सेल के हाईटेक सोलर पैनल्स की तरह देख सकते हो। ये सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और सेल के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को ड्राइव करते हैं। ये स्पेसिफिक फीचर आपको मोस्टली फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में दिखेगा, स्पेशली साइनोबैक्टीरिया में, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्जी के नाम से भी जानते हैं। सेक्शन 4 को रैप अप करते हैं बच्चों। मीजोसोम्स मेम्ब्रेनस एनफोल्डिंग्स हैं जो वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लेमेले फॉर्म में मिलते हैं। ये वाइटल प्रोसेसेस जैसे रेस्पिरेशन और सेक्रीशन के लिए हेविली सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। और दूसरी तरफ क्रोमैटोफोर्स पिगमेंट्स कैरी करते हैं ताकि सेल लाइट को ट्रैप करके अपना फोटोसिंथेसिस खुद कर सके। Get ready for Quick Quiz 4, एक क्लासिक नीट फॉर्मेट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। Which of the following is not a function of mesosomes? Options हैं 1. Respiration, 2. DNA replication, 3. Increases enzymatic content या 4. Reproduction. Options को ध्यान से माइंड में प्रोसेस करो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4।
रिप्रोडक्शन मीजोजोम्स का डायरेक्ट फंक्शन नहीं है। वो डिवीजन में हेल्प जरूर करते हैं डीएनए डिस्ट्रीब्यूट करके, पर प्राइमरी फंक्शन रिप्रोडक्शन नहीं कहलाता। Finally, we reach our last segment, Section 5, Motility, Surface Structures and Ribosomes. सेल के बाहरी एक्सटेंशंस, उनकी मूवमेंट और साइटोप्लाज्म की प्रोटीन फैक्ट्रीज। बैक्टीरिया के आउटर सेल सरफेस पर कुछ खास स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका अपना अलग रोल है। सबसे पहले बात करते हैं फ्लैजिला की। ये बैक्टीरिया का मोटर बोट प्रोपेलर है जो उसको लिक्विड मीडियम में तेजी से तैरने में यानी मोटिलिटी में मदद करता है। इसके 3 पार्ट्स याद रखने की एक ट्रिक है, फास्ट हवा बोर्ड, फिलामेंट, हुक और बैसल बॉडी। इसमें फिलामेंट सबसे लंबा पार्ट होता है जो सरफेस से बाहर तक निकलता है। अब इसके अलावा 2 और स्ट्रक्चर्स हैं, पिलाई और फिम्ब्रियाई। ध्यान रखना, इनका मूवमेंट या मोटिलिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। पिलाई स्पेशल प्रोटीन्स के बने इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं और फिम्ब्रियाई छोटे ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स हैं जो सेल से बाहर निकलते हैं। फिम्ब्रियाई बिल्कुल एक बायोलॉजिकल वेलक्रो की तरह काम करते हैं। ये बैक्टीरिया को बहते पानी में स्लिपरी पत्थरों से या फिर इन्फेक्शन के टाइम किसी होस्ट टिश्यू से मजबूती से चिपकने में हेल्प करते हैं। साइटोप्लाज्म के फ्लूइड में फ्रीली घूमती हुई इनकी प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं, यानी राइबोसोम्स। प्रोकैरियोट्स में ये एक्सक्लूसिवली 70S टाइप के होते हैं। यहाँ सिंपल मैथ मत लगाना बच्चों, इनका कॉम्बिनेशन होता है 50S जो लार्जर सब यूनिट है और 30S जो स्मॉलर सब यूनिट है। दोनों जुड़कर 70S बनाते हैं, जबकि आपको अच्छे से पता होगा यूकैरियोट्स में 80S मिलता है जिसमें 60S और 40S होते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में रिजर्व मटेरियल्स और फूड को स्टोर करने के लिए इंक्लूजन बॉडीज मिलती हैं। इन पर कोई कवरिंग या आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, दे आर मेम्ब्रेनलेस। एक डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पल बता रही हूं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। गैस वैक्यूल्स। ये वैक्यूल्स ब्लू ग्रीन और पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मिलती हैं। जैसे लाइफ जैकेट पहनकर कोई इंसान पानी पर आराम से फ्लोट करता है, वैसे ही ये गैस वैक्यूल्स उन बैक्टीरिया को पानी के सरफेस पर स्मूथली फ्लोट करने में मदद करती हैं, वो भी बिना एटीपी खर्च किए। आखिरी समरी ऑफ द एक्सप्लेनर बच्चों, फ्लैजिला सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट के लिए है और फिलामेंट उसका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। पिली और फिम्ब्रियाई सिर्फ अटैचमेंट के लिए काम आते हैं। इनके राइबोसोम्स स्पेसिफिकली 70S होते हैं और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स कंप्लीटली मेम्ब्रेनलेस होते हैं जो खाना और गैस स्टोर करते हैं ताकि इनको एक्स्ट्रा बॉयंसी मिल सके। आखिरी सवाल आप सबके लिए, सीधा एनसीईआरटी की लाइन से। The longest portion of the bacterial flagellum that extends from the cell surface to the outside is called option 1 filament, 2 hook, 3 basal body या 4 shaft. And the correct answer is absolutely option 1 filament. तो बच्चों, आज हमने प्रोकैरियोटिक सेल का पूरा A to Z डाइसेक्शन कर लिया। एक अमेजिंग फैक्ट सोचो, अगर इनका डीएनए इतना नेकेड है और इनका न्यूक्लियस इतना प्रिमिटिव है, फिर भी ये एक्सट्रीम हीट से लेकर डीप ओशंस तक आज तक सर्वाइव कर रहे हैं, तो जरा सोचो इनका एवोल्यूशनरी डिजाइन कितना ब्रूटल और जीनियस रहा होगा। क्या हम ह्यूमंस इन माइक्रो मशीन्स की परफेक्ट सर्वाइवल एफिशिएंसी और अडेप्टेबिलिटी से कुछ सीख सकते हैं? सोचते रहिएगा इस डीप थॉट के बारे में। आज का ये इंटेंस रिवीजन एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। कीप स्टडिंग, स्टे फोकस्ड, अपना रिवीजन एकदम स्ट्रांग रखिए और अगले लेक्चर के लिए पूरी तरह तैयार रहना।